जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस प्रश्न की श्रृंखला लेकर आता हूं, जिसमें कि आप लोग देखते हैं कि जितने भी प्रश्न विभिन्न वर्षों में भारत सरकार द्वारा आयोजित यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सेवा परीक्षा में, उन प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आता हूं। उसी कड़ी में आगे है जो प्रश्न सिविल सर्विस एग्जाम मेंस सिविल सेवा परीक्षा 2003 में मेंस के प्रश्न में था, ठीक है, उस प्रश्न को मैं लेकर आया हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। अच्छा देखिए, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न को आप इस तरीके से हल्के में ना लें कि नहीं ये तो यूपीएससी में आया है, हमारे स्टेट सिविल सर्विस कमीशन में नहीं आ सकता है, ये आप गलत समझते हैं। जो प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उसी का आप समझिए कि इजी रूप में आपको पूछा जा सकता है, या उससे मिलता जुलता प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, या फिर प्रश्न समान भी हो सकता है। क्योंकि देखिए रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव है। अब ये प्रश्न को आप कठिन तो नहीं मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी गरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये कहीं भी, ये तो सिविल सर्विस एग्जाम 2003 में पूछा गया, ये प्रश्न आपका किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको बार बार मैं कहता हूं, जब आप मेंस के जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो उसमें मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नों की प्रकृति को आप समझिए और लेखन शैली का विकास करके बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस प्रकार से अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात हो रही है तो वहां पे नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार क्या थे उसके बारे में आपको विवेचना करना है, या फिर स्पष्ट करना है कि क्या कारण था कि नरमपंथी और गरमपंथी जो लोग थे उनका सैद्धांतिक आधार पर किस प्रकार से विभाजन हुआ था, और उनकी सोच में किस प्रकार से अंतर थी, और उनके सोच जो थे वो भारत की आजादी को प्राप्त करने में क्या मायने रखते थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दल, जैसा हम लोग जानते हैं, नरमपंथी जिसे हम लोग उदारवादी तथा गरमपंथी जिसे हम लोग उग्रवादी के मध्य विचारधारा में हम लोग जैसा जानते हैं कि काफी विरोधाभास दिखने को मिलता था, जिसका मुख्य कारण जो है वो था आंदोलन के प्रति उनके द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों में भिन्नता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो वो आंदोलन करते थे, ठीक है, उनके द्वारा जो आंदोलन किए जाते थे और उनके द्वारा जो अपनाई गई रणनीतियां होती थी, उन रणनीतियों में बहुत सारी विभिन्नताएं या फिर कह सकते हैं कि विरोधाभास उन दोनों में देखने को मिलता था। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जहां नरमपंथी की अगर बात की जाए तो नरमपंथी एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष तथा अहिंसावादी थे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अगर नरमपंथी की अगर बात अगर की जाए, जिसको हम लोग उदारवादी कहते हैं, तो इनकी जो सोच थी उसके बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे आंसर राइटिंग में कि नरम दल लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र की स्थापना चाहते थे। साथ के साथ नरमपंथी एक स्वतंत्र, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न मतलब वो अपने आप में ही सोचते थे कि हम जो है वही संपूर्ण रूप से ठीक है। नरमपंथी अपने आप को बेस्ट मानते थे। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है कि अपने आप में प्रभु सत्ता हासिल कर लेना, या फिर अपने आप को क्या है दूसरे लोगों के द्वारा अफेक्ट नहीं मानना, कोई भी प्रभाव नहीं डालने देना, ठीक है। अपने में ही वो समझते थे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आजादी पाने के लिए यही एक रास्ता है। तो प्रभुत्व संपन्न की बात आ रही है। वो स्वतंत्र अर्थात आप समझ रहे हैं कि एक स्वतंत्र संगठन था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष तथा अहिंसावादी थे। धर्मनिरपेक्ष मतलब वो ये क्या है कि इसमें मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे तो आप समझिए कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात थी तो आप चाहे उग्रवादी चरण की बात करें या फिर ये आप नरमपंथी में आप उदारवादी चरण की बात करें, तो उग्रवादी और उदारवादी दोनों में ही आपको किसी भी तरीके का धर्म के बीच में आपसी लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल के काम कर रहे थे और सभी चाहते थे, सभी लोगों का एक ही मूल उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब भले ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गृह युद्ध की स्थिति जहां कहीं भी बन रही हो, बनती हो, आपस में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, आंदोलन होता हो, धर्मों के बीच में कई तरीके की विभिन्नताएं दिखाई देती हो, लेकिन उससे हमें यहाँ पर कोई भी चर्चाएं नहीं करनी है। हमें जो फैक्ट्स डालने हैं वो देखिए कि जो नरमपंथी और गरमपंथी के संदर्भ में है, ठीक है, वो हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि अगर नरमपंथी की अगर बात करें तो वो एक स्वतंत्र संस्था थी, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न भी थी, धर्मनिरपेक्ष तो आप दोनों के लिए डालेंगे, धर्मनिरपेक्ष वो भी था, तथा अहिंसावादी थे। अब इनकी सबसे बड़ी अगर खासियत अगर की जाए तो ये अहिंसा
को मानते थे। ये किसी भी प्रकार से आप समझेंगे कि अहिंसा को ही मानते थे, फॉलो करते थे। ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध हम, किसी भी अंग्रेज पदाधिकारी के विरुद्ध हम आवाज से विद्रोह करें, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि ओरली आप एक विद्रोह कर रहे हैं किसी भी तरीके से, धरना प्रदर्शन करके या फिर किसी भी प्रकार का हल्ला बोल करके, लेकिन ये उस प्रकार के भी नहीं करते थे, ठीक है। और अहिंसा का मूलार्थ तो यही हुआ कि आप किसी अंग्रेज पदाधिकारी को आप मारने लगे, पीटने लगे, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, ठीक है, खून खराबा, ये सारी बातें हिंसावादी में आ जाती, लेकिन ये अहिंसा में विश्वास करते थे। अब चलते हैं आगे। नरम दल लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना चाहता था। इनका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करना था। ये चाहते थे कि संवैधानिक सुधार हो, हमें जो है विशेष रूप से जो भारतीय हैं उनमें रहने वाले, भारतीय कहने से सभी धर्म के रहने वाले सभी आगे, तो जो भारतीय हैं उनको संवैधानिक सुधार के माध्यम से सभी लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएं ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त हो जाए, बस इनको यही चाहिए थी। फिर जैसे चुन के कुछ भारतीय, जैसे उस समय में जो चुनाव के लिए आप जानते हैं जैसे अभी विधायक होते हैं, उस टाइम पे विधान परिषद हुआ करती थी, तो विधान परिषद से चुन के जो लोग हैं वो चले हैं, उसके लिए भी व्यवस्था वो मांग रहे थे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संगठन का निर्माण, कुशल नेतृत्व, मतलब हम लोगों को भी नेतृत्व करने का अधिकार मिले, हम भी नेता बने, हमें भी मंत्री का पद दो। तो इनका मानना यही था कि हम लोग जितना प्रेम या प्यार से ब्रिटिश सरकार से अपनी बात को मनवा लें, और वो चाहते थे कि हम लोग अभी इतने योग्य नहीं है कि हमें क्या मिले, आजादी मिले, अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए सबसे पहले जो है ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो ब्रिटिशर्स को एक शिक्षक के रूप में मानते थे कि ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इनसे अभी सीखना चाहिए, जब हम सीख के योग्य हो जाएंगे तब हम फिर ये अपने आप ही हम लोगों को उन अधिकारों को जो है हम लोग मांग लेंगे, या फिर वो अपने आप ही स्वतः आजादी हम लोगों को दे देंगे। इस प्रकार की उनकी मंशा थी, और वो मिलजुल कर ब्रिटिश सरकार के साथ रहना चाहती थी और मंत्री पद हासिल करना चाहती थी और भागीदारी चाहती थी। तो हम लोग देखते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संगठन का निर्माण, कुशल नेतृत्व, एक विचारधारा का विकास, समाज सुधार एवं शिक्षा की सार्वभौमिकता, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मान सकते हैं, सार्वभौमिकता चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नरम दल वाले ब्रिटिश सरकार में अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे। वो दिखाते थे कि आप जो है वो बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग अगर छोड़ के अगर चले गए तो हम लोग यहाँ पे जो है वो फुल्स पैराडाइज वाली बात आ जाती है कि जो मूर्खों की एक साम्राज्य हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग रहने लगेंगे, हम लोगों का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग रहिए और हम लोगों को सिखाते रहिए, और आप हम लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, और यहाँ पे जितने वर्ष तक हो आप शासन करते रहिए। ये सोच था नरम दल अर्थात उदारवादी लोगों का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनके अनुसार भारत को सर्वप्रथम अगर स्वराज्य हासिल करना है तो पहले योग्यता प्राप्त करनी होगी। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पॉइंट्स में कि सबसे पहले इनके अनुसार भारत को सर्वप्रथम अगर स्वराज्य हासिल करना है तो पहले योग्यता प्राप्त करनी होगी। ऐसा सोच था उदारवादी या फिर नरमपंथी लोगों की। नरम दल द्वारा ब्रिटिश सरकार को समर्थन हेतु विदेशों में प्रतिनिधित्व मंडल भी जो है वो बराबर भेजते थे। नरम दल ने सीमित जन भागीदारी का समर्थन किया। नरम दल ने सीमित जन भागीदारी तक कहने का मतलब आप हमें कुछ भी हिस्सा अगर दे देते हैं तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, हमें संपूर्ण भागीदारिता नहीं चाहिए थी। देखिए नरम दल ने सीमित जन भागीदारिता का डिमांड किया था। सीमित का अर्थ है कि अगर आप 10 व्यक्ति कहीं पर अगर ऑफिसर्स बनते हैं तो 2 हमें भी रख लीजिए। 100 अगर सीट अगर आप लोगों के लिए है तो 15 से 20-25 आप हमें दे दीजिए, हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही गरम दल की अगर बात हो जाए तो सब चीज अपोजिट है। उनको गरम दल अगर यहाँ पर लिखेंगे, गरम दल ने क्या है सीमित हटा देंगे, जन भागीदारिता में क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण जन भागीदारिता की बात की। हम लिखेंगे कि गरम दल ने संपूर्ण जन भागीदारिता की बात की, जबकि नरम दल ने सीमित जन भागीदारिता की बात की या फिर समर्थन किया। गरम दल जनता का व्यापक सहयोग प्राप्त कर, देखिए जो गरम दल के बीच में जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो समझिए कि गरम दल जनता का व्यापक सहयोग प्राप्त कर राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहते थे। वो उग्र करना चाहते थे, सभी लोगों में एक चेतना का विकास करना चाहते थे कि आप किस प्रकार से सही अर्थों को समझें कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो भारत सरकार है उन लोगों का शोषण के साथ साथ किस प्रकार से लोगों के हक को ठीक है हटाने का कार्य कर रही है, और लोगों को उससे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के देखे होंगे विद्रोह में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितने से बहुत सारे जो
जननेता थे, या फिर आप कह सकते हैं किसान थे, या फिर आम जन थे। बहुत सारे जन थे जो कि मारे गए थे, जैसा कि आपको 1919 का आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निर्दोष व्यक्ति भी अंग्रेजों द्वारा शिकार बन जाते थे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इससे जो गरम दल थे इन लोगों को बल मिला। जितने भी जैसे आक्रामक रणनीति जितनी भी अपनाई जाती थी ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जितनी भी आक्रामक रणनीतियां अपनाई जाती थी, उनसे आक्रामकता का बल उग्रवादी अर्थात हम कह सकते हैं गर्मपंथी लोगों को भी मिलता था। जबकि ये हमेशा नरमपंथी लोग उनके ही समर्थक होते थे और कहते थे कि जो भी घटना घटी है ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ब्रिटिशर्स के ही साथ थे और ये भी ब्रिटिशर्स के बिल्कुल खिलाफ थे। तो मूलभूत अंतर यही है। अगर थोड़ा सा अगर बात करें तो उदारवादी द्वारा इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने का क्या है, उपहास उड़ाया गया था। अब देखिए उदारवादी लोग जो है, उदारवादी लोगों की अगर बात की जाए तो अपना प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भी भेजते थे। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां भी समर्थन देने के लिए पहुंच जाते थे। यहाँ जो नरमपंथी लोग थे यहाँ से इंग्लैंड जाकर समर्थन देते थे। वो लोग कहते थे कि नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग जो है जितना दिन मन करे उतना दिन आप चलाइए शासन भारतवर्ष में, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, केवल आप लोग हम। तो इस प्रकार के जो भी नेता कहते थे उन्हें अच्छी सीटें हासिल हो जाती थी। आप यही मान के चल सकते हैं। ठीक है, अभी वो नरमपंथी विचारधारा में थे, वो एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज के समर्थक भी माने जा सकते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे वक्तव्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को चुनौतियों की अगर बात की जाए तो ये उग्रवादी लोगों में दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। तो ये सब कथन आप जानते होंगे कि किनके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे वक्तव्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को क्या है, चुनौती दी गई। अब गरम दल का विचार जो अगर समझें तो अगर स्वराज पाने के योग्य नहीं है तो धीरे धीरे उनका मानना था। देखिए अगर हम लोग अगर ऐसे समझें कि अगर जैसे उनका मानना क्या था, नरमपंथी लोगों का उनका मानना था कि अभी हम योग्य नहीं है, आप लोग हमें शिक्षा दीजिए, शिक्षित होकर जब हम योग्य बन जाएंगे तब या तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो शिक्षित होने के बाद हम लोग आंदोलन करके ले लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है कितने बड़े देश को हम चला सकें। ऐसी मान्यता थी नरम दल वाले लोगों की। लेकिन गरम दल वाले जब ये बातें आती थी तो वो कहते थे कि अगर नहीं मालूम है, अगर और योग्यता ही सही हम लोग योग्य नहीं भी हैं तो धीरे धीरे जो है देश चलाने के योग्य बन जाएंगे। तो उनकी मान्यता यही है कि आप हमें किसी भी प्रकार से स्वाधीनता आप हमें दे दीजिए, स्वतंत्रता आप हमें दे दीजिए और आप देश छोड़कर चले जाइए। हम धीरे धीरे अपने देश को किसी भी प्रकार से हैंडल करें, किसी भी प्रकार से चलाएं, लेकिन अपने देश को हम चलाने में योग्यता रखते हैं। ये सोच थी गर्मपंथी। तो इसी के साथ जो है वीडियो जो है खत्म होता है। ठीक है, आप आशा और उम्मीद रखता हूं मैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और किस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट भी हुए होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है। 5.5 मिनट 6 मिनट के आसपास का आपका समय रहता है, 5 मिनट के आसपास का, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। आप अच्छी लेखन शैली के साथ ही आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।